तो क्या आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको भी डर लग रहा है कि हिस्ट्री इतिहास के उन सभी 200 महत्वपूर्ण सवालों से जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं? तो घबराइए मत। आज की इस क्लास में स्पेशल क्लास में हम कवर करेंगे 1206 एडी से लेकर 1757 तक के पूरे इतिहास, यानी वो सभी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ। ये वही सवाल हैं जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और राम मनोहर विश्वविद्यालय, MGPARU विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, लगभग इन सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बार बार पूछे जाते हैं। और आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझिए आपका 80 से 90% पेपर यहीं से फंसने वाला है। ये जो क्लास है दो पार्ट में डिवाइड हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट कल आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बिना देरी के क्या शुरू करते हैं हम अपनी महामैराथन क्लास को, जिसका पहला प्रश्न क्या है? जिसका पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य यानी कौटिल्य ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और चाणक्य का नाम अन्य यानी कौटिल्य का नाम क्या है? अन्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य है। विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। तो आप इन नामों को भी ध्यान में रखकर परीक्षा की तैयारी को जरूर करना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरह थी यानी गिरिव्रज थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको जितने भी वंश हैं, आपकी हिस्ट्री में जितने भी वंश हैं उनके संस्थापक और वह वंश कितने काल से कितने काल तक रहा, जरूर याद करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन काल में अमित्र घात, प्राचीन काल में अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को। अगला क्या है? अगला प्रश्न नंबर 6 है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहासकार ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन ए। अगला है चीनी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान। एक और है, उसका भी आपको आगे देखने को मिलेगा। किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में। अगला प्रश्न नंबर 10 है। 10 क्या है? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपके संस्थापक और कुछ पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे राजतरंगिणी, कुछ ऐसी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकों को मैंने उसमें अलग एक सेक्शन बनाया है जिसे मैं कल पढ़ाऊँगा। और इसकी एक लास्ट महामैराथन, जितने भी क्वेश्चन मैं 2 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ उन्हीं सभी को मैं एक क्लास में डिवाइड कर लेकर आऊँगा। तो हर्षचरित के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? तो बाणभट्ट हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसके लेखक कौन थे? हरिसेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या 12, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में स्थित है,
तो इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, शंक संवत और गुप्त संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इन दोनों शासकों यानी वंशों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 241 वर्ष, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? चाणक्य। तो उनके अनुसार सप्तांग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य से। अगला प्रश्न क्या है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, ऑप्शन बी, अपनी बहन के यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन हैं? मुद्रा राक्षस के नाटक के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 712 में। आप जितने भी ये प्रश्न हैं, मैंने ये शुरुआत में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सीधे आपको परीक्षा में देखने को 100% मिलेंगे, इसलिए मैंने एक सेट 20 क्वेश्चनों का अलग से रखा है। तो क्या है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? तो 1025 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थीं? यानी अजंता की गुफाओं का किस काल में निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन ए। अगला है हमारा, अगला सेट चालू हो जाएगा, इसमें 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन और हैं, तो मैं 100 करके ही पढ़ाऊँगा। और एक लास्ट रिवीजन, लास्ट मिनट का रिवीजन रहेगा, उस क्लास से आप अपना रिवीजन कर सकते हो। पूरे 100 यानी 350 के आसपास क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ईर्षा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? यानी ईर्षा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? यानी सबसे पावरफुल स्टेट कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह यानी गिरिव्रज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, कारवां बनकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो उनके प्रमुख को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारथवाह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस नगर का निर्माण किसने किया था? तो शिशुनाग वंश ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, तो उदयीन ने करा था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? यानी उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंतिका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, अलेक्जेंडर का युद्ध किससे हुआ था? तो अलेक्जेंडर का युद्ध जो हुआ था वह पोरस से हुआ था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, नंद वंश के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो नंद वंश के
किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धनानंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? संगीति यानी प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, द्वितीय बौद्ध संगीति किस शासक ने करवाई थी? तो यह किस शासक ने करवाई थी? तो ऑप्शन बी, अशोक ने, काला अशोक ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, मौर्य काल में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? यानी मौर्य काल में जो शासन व्यवस्था थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट सिस्टम था, वह उसका रूप कैसा था? तो उसका रूप कैसा था? तो उसका रूप था राजतंत्रात्मक, यानी एक राजा प्रजा पर राज करता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 13, किस ग्रीक सेनापति से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था? यानी जो ग्रीक सेनापति था चंद्रगुप्त मौर्य से, उसका युद्ध हुआ था, तो किससे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैल्यूकस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्र घात की संज्ञा दी थी? तो किसको अमित्र घात की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को। अगला प्रश्न देखिए, किसके दरबार में मेगास्थनीज दूत के तौर पर पहुंचा था? तो किसके दरबार में पहुंचा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 17 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदाशक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नागदाशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापदनंद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है। 19 क्या है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ये प्रश्न 3 बार आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 21, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो यह किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक किस अवधि यानी किस समय में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 269 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है। 23 क्या है? प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? प्रारंभ में अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किसे सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की भाषा को पढ़ा था? किसने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की भाषा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप ने। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, किसे देव नाम पिय दस्सी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशोक को इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न नंबर देखिए 28, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आपको पढ़कर लग रहा होगा कि आंसर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अपने आप से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैंने एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से छांट कर लेकर आया हूँ। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपकी परीक्षा में ना आने लायक हो। मैंने अभी तक एजुकेशन और ज्योग्राफी पढ़ाई है। ज्योग्राफी का आप चेक कर देख लेना, एक एक क्वेश्चन ज्योग्राफी में फंसा हुआ है। और एजुकेशन का तो पूरा पेपर ही हमारी क्लास से फंसा हुआ है। मैंने आते ही पूरी क्लास के पेपर को चेक किया था, तो पहले 3 पेज तो एक्यूरेट फंसे हुए थे। वहाँ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो संविधान से रिलेटेड थे, जो मैंने नहीं बताए थे, लेकिन वो कुछ ऐसे भी थे जो मैंने बताए भी थे। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो संविधान से आए थे, वो मेरी क्लास से नहीं थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन सभी मेरी क्लास से फंसे हुए थे। तो अगला प्रश्न देख सकते हो, आप इनको ज़रूर तैयार कर लेना, क्लास को 2-2 बार देख लो। कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या है? तो कौटिल्य का वास्तविक नाम है विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसको क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितनी अधिकरण हैं? कुल कितने अधिकरण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अधिकरण हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32, प्राचीन भारतीय राजशास्त्री ने राज्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डाला है? तो किस प्राचीन भारतीय राजशास्त्री ने राज्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य ने, यानी चाणक्य ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 33, समतांग सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य ने। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितनी जातियों का उल्लेखन किया है? तो कितनी जातियों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर देखिए 35, अर्थशास्त्र के रचना काल के बारे में सर्वाधिक मान्यता मत क्या है? यानी जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के रचना काल में जिस समय इसका प्रतिपादित हुआ, तो इसके बारे में सर्वाधिक मान्य मत, इनके वैलिड मत क्या हैं? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा पूर्व की 3री सदी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 है, प्रारंभिक गुप्त शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन था? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी का माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्ता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख सकते हो 40, क्या है? गुप्त काल में दिनार किस प्रकार की मुद्रा थी? गुप्त काल में दिनार किस प्रकार की मुद्रा थी? तो स्वर्ण मुद्रा थी। ऑप्शन बी, यानी ये गोल्ड करेंसी थी, गोल्ड करेंसी। अगला प्रश्न देखिए, विक्रमादित्य की पदवी किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था?
तो कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 क्या है? मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फाहियान भारत में कुल कितने वर्ष रहा था? फाहियान भारत में कुल कितने वर्ष रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह 6 वर्ष रहा था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न नंबर 45 है, समुद्रगुप्त सिंहासन पर कब बैठा था? तो यह कब बैठा था? तो 350 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 46 है, 46 क्या है? न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 47 है, कुतुब मीनार के पास स्थित प्रसिद्ध लोहे स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 43 देखिए, गुप्त राजाओं में किसे कविराज कहा जाता है या कहा गया है? तो कविराज गुप्त राजाओं में किसको कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 50 है, प्रयाग लेख में लोक धमनी देवस्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो प्रयाग लेख में लोक धमनी देवस्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 51 है, किस गुप्त सम्राट ने हुणों क्यों पराजित किया था? तो हुणों को किस गुप्त सम्राट ने पराजित किया था? इसका सही आंसर है स्कंदगुप्त ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त ने किस वाद्य यंत्र को बजाने में प्रवीणता हासिल की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीणा को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 53 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरिसेन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त शासकों में लक्षवी दोहित्र किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त शासकों में किसको कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा गया है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या लक्षवी दोहित्री तो किसको कहा गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर समुद्रगुप्त को कहा गया, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? 55। प्रश्न नंबर 55 है, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो वह कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के सम्राटों का विशेष योगदान रहा था? तो किस वंश के सम्राटों का विशेषकर योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासकों का विशेषकर योगदान था नालंदा विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 58 है। 58 क्या है? 57। प्रश्न नंबर 58 क्या है? 58 है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये ग्वालियर में स्थित हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो गुप्त शासकों में प्रथम चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 60, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो
तो एरण से शाप प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 61 है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम चंद्र अंकित है? तो किस शासक का नाम चंद्र अंकित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 है। 62 क्या है? नगरों का क्रमिक पतन किस काल के लिए महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो क्रमिक पतन किस काल के लिए महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 63 है। 63 क्या? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु के सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के जारी किए गए थे, यानी गोल्ड के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? तो इनकी दरबारी या सरकारी भाषा क्या थी? तो इनकी संस्कृत भाषा थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 65 है। 65 कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो वह कौन सा राजवंश था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 66 है। 66 क्या है? किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो किस अभिलेख से ये साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67 है। हर्षवर्धन का जन्म वर्ष क्या माना जाता है? तो हर्षवर्धन का जन्म वर्ष क्या माना गया है? तो 591 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 67, सिंहासन पर बैठते समय हर्षवर्धन की आयु कितनी थी? यानी जब हर्षवर्धन का राज्याभिषेक सिंहासन पर बैठे थे तो इनकी उम्र यानी एज कितनी थी? तो इनकी एज कितनी थी? तो 16 वर्ष थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 69, निम्नलिखित में से कौन सा कादम्बरी का लेखक है? कादम्बरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो कादम्बरी पुस्तक का लेखक है बाणभट्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 71 है। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति थी? तो हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका या नागनंद? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये सभी हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति थी, ये तीनों प्रसिद्ध कृति थी। और क्या है, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित लेखक के ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे, ऑप्शन बी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 73 है। सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की थी? सीयू की यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग ने, ऑप्शन सी। ये चीनी यात्री थे फाइयान हेनसांग, इनका जरूर याद रख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेनसांग और फाइयान से। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न नंबर 74 है। प्रश्न नंबर 74 क्या है? एक मिनट रुको। प्रश्न नंबर 74 है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यह किसके शासन में आया था? हर्षवर्धन के में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या है? 75, हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? हर्षवर्धन की राजधानी का क्या नाम था? तो थानेश्वर, ऑप्शन ए। और हर्षवर्धन ने जब स्थानांतरित की थी तो कौन सी राजधानी बना ली थी? नई राजधानी कन्नौज, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, किस चालुक्य शासक ने राजा हर्ष को पराजित किया था? तो वह कौन सा चालुक्य शासक था, कौन सा राजा था? तो ऑप्शन बी, पुलिकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77 है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो वह पीयूष भूति वंश के शासक थे, ऑप्शन बी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखिए 78, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख सकते हो, थानेश्वर में वर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चीनी यात्री हेनसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी? यानी चीनी यात्री हेनसांग की शिक्षा कौन से विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से की थी? तो इसका सही आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी अगर पूछे कहाँ पर है तो ये बिहार में है। अगला प्रश्न देख सकते हो 81 क्या है? किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृति भाषा में लिखा था? तो नागानंद नाटक संस्कृति भाषा में किस सम्राट ने लिखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 83, हर्ष व पुलकेशिन हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यानी जो हर्षवर्धन है और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध है वह उसका हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 84 क्या है? कन्नौज वर्तमान में किस भारतीय प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। इस मत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी चंद हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों को आप क्लास में ही याद करने की कोशिश करें, मैं 2 बार भी बोलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 86 है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। राजपूतों की उत्पत्ति यानी उनका निर्माण अग्निकुंड यानी आग के कुएं से हुई है। यह मत किसका है? यानी किस वैज्ञानिक ने यानी किस विद्वान ने इस मत को दिया है? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवि चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, तो यह किसने कहा था? चंद्रवरदाई, एक कवि थे चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 87 है। 87 क्या है? किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? आदिवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर भोज ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88 है, चंद्रवरदाई किसका राज कवि था? चंद्रवरदाई किसके राज दरबार का कवि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 89, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो वह कौन सा चीनी यात्री है? तो इसका सही आंसर है हेनसांग, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हेनसांग कौन है? वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90 है, गुजराती कवि सोडल ने किस पाल शासक को उत्तरापथ स्वामी कहा? तो सोडल ने किस पाल शासक को, कौन से पाल शासक को क्या कहा? उत्तरापथ स्वामी कहा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी धर्मपाल को।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 91 है, राजा जयचंद किस वंश का शासक था? राजा जयचंद किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन ए गढ़वाल वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92 है, किस शासक द्वारा अजमेर नगर की स्थापना की गई थी? तो किस शासक के द्वारा? तो अजय राज के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 93 है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94 है, मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेखन किया है? मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 95 है, हिंदुओं के 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? हिंदुओं के 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मोक्ष। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मोक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है 96, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न नंबर 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? 712 ईस्वी में सिंध का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाहिर। राजा दाहिर सिंध का शासक था 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन से दर्रे से आया था? तो वह गोमल दर्रे से आया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98 है, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस पर माना जाता है? तो सोमनाथ मंदिर पर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण महमूद गजनवी का माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? तो महमूद गजनवी में भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 16वां सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 100, महमूद गजनवी का दरबारी का इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्वी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। आपको भी फील आ रहा है कि हमारी परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं? इस बात के लिए आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आपको किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको परेशानी हो रही है और आपको मॉडल के एक एक चैप्टर के 100 को उनको और MCQs को याद करने में परेशानी हो रही है, दिक्कत है, टेंस्ड हो उसको पेपर को लेकर, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर आपके लिए बहुत अच्छी एंड यानी महत्वपूर्ण और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो आपकी परीक्षा में 100% आने के चांस होते हैं। तो अगला सेट देखिए, अगला सेट क्या है? अगला सेट है दूसरा, प्राचीन इतिहास का। प्राचीन समय में बिहार में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन ए मगध के नाम से बिहार को नाम जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख कीजिए, किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो अजातशत्रु है उसके उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वयंप्रिय बासवदत्ता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है। 3 क्या है? चंपानगर का वास्तुकार कौन था? चंपानगर का वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, महागोविंद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, इतिहासकारों के अनुसार बिंबिसार के हर्यक वंश की स्थापना कब की गई थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 543 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा बुद्ध का समकालीन था? कौन महात्मा बुद्ध का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, अजातशत्रु
अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर कब बैठा? अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर कब बैठा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 492 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन था, कौन बना था यानी, तो इसका शासक कौन था? तो बिंदुसार था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 है, मौर्य काल में भाग किस प्रकार का कर था? मौर्य काल में भाग किस प्रकार का कर यानी टैक्स था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि कर यानी एक ये लैंड टैक्स था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, मौर्य काल में कुलहीन और बृषपल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 है, मौर्य शासक बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? मौर्य वंश का शासक बिंदुसार, इसका अन्य नाम, दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका दूसरा नाम क्या था? भद्रसार या वारिसार या बिंदुपाल या ये सभी? तो ये सभी इसका सही आंसर है, ये सभी बिंदुसार के अन्य नाम थे। अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है कि ये सभी, तो आपको ये सभी पर ही टिक करना है। 100% चांस होते हैं कि वह आंसर सही होता है, 1% ना के बराबर गलत होता है। वह 100 में से अगर 10 क्वेश्चन ना के बराबर गलत होंगे, अन्य 90 क्वेश्चन सही होंगे बीए में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो मासक क्या कहा जाता था? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र के स्थान पर किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो गिरिव्रज को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है, आहत पंचमार्क सिक्के भारत में कब प्राप्त हुए? तो यह आहत पंचमार्क सिक्के कब प्राप्त हुए भारत में? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डायमेकस नाम राजदूत किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस राजदूत यानी डायमेकस एम्बेसडर किसके दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न देख सकते हो, बौद्ध व जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का सामाजिक वर्ग क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का सामाजिक वर्ग क्या था? तो वह क्षत्रिय था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 है, 16 क्या है, मौर्य काल में दुर्गों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में दुर्गों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो उसे अंतपाल कहा जाता था, अंतपाल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 18, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो सेल्यूकस को किस वर्ष यानी किस समय पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 है, बिंदुसार के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह तक्षशिला थी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 20 देखिए, अशोक के नाम का उल्लेख कीजिए किन अभिलेखों में मिलता है? तो अशोक के नाम का उल्लेख यानी उसका नाम किन किन अभिलेखों में मिलता है? तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नट्टूर, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इन सभी में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए 21 है, बौद्ध परंपरा अशोक को किन स्तूपों के निर्माण का श्रेय देती है? तो इन किन
स्तूपों के निर्माण का श्रेय देती है? तो इसका सही आंसर है 21, ऑप्शन सी 84,000। 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो अशोक को जाता है। अगला प्रश्न देखिए 22, अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो अशोक के समय में कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो किस अभिलेख में है दक्षिण भारतीय राज्यों का? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 25 है, पोतवादक्ष मौर्य प्रशासन के किस विभाग का अधिकारी था? तो यह किस विभाग का अधिकारी था? तो ऑप्शन बी मापतोल का अधिकारी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, महाबोधि वंश के अनुसार अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो अशोक की पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम था वेदिस महादेवी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, उत्तर पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो इनकी लिपि क्या थी? तो खरोष्ठी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख में कौन सी भाषाएं प्रयुक्त हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्मेई और यूनानी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी बंगाल का वह स्थान जहां से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था। अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, महास्थान से। पूर्वी बंगाल के स्थान से, यानी पूर्वी बंगाल का कौन सा स्थान है? तो उसका नाम है महास्थान, वहां से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 है, मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 31, ललित पाटन नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? और अशोक ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 32 है, चारुमती किस मौर्य साम्राज्य की पुत्री थी? चारुमती किस मौर्य साम्राज्य की पुत्री थी? तो अशोक साम्राज्य की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33, उड़ीसा या ओडिशा का वह स्थान जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उड़ीसा का वह कौन सा स्थान है जहां से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है जोगढ़, ऑप्शन ए। जोगढ़ से अशोक के अभिलेख यानी ओडिशा में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए 34 है, 34 क्या है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए किसे भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? तो इसका सही आंसर है महेंद्र को, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 35 है, 35 क्या है, अर्थशास्त्र के अनुसार पुरनगर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो नागरिक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 36 है, कौटिल्य के अनुसार जनपद का अर्थ क्या है? कौटिल्य के अनुसार जनपद का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य, राजधानी को छोड़कर राज्य का आबादी वाला प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, राज्य को छोड़कर राज्य का आबादी वाला प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 है, कौटिल्य ने गुप्तचर को कौन सा अंग बताया? गुप्तचर को कौन सा अंग बताया? राजा का कौन सा अंग बताया? यानी जो कौटिल्य कौन थे? चाणक्य ने गुप्तचर को राजा का कौन सा अंग बताया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेत्र। अगला प्रश्न देखिए 38, कौटिल्य ने दूत को राजा का कौन सा अंग बताया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख। नेत्र को क्या बताया, नेत्र को एक देखो अभी गया था ये वाला क्वेश्चन, नेत्र को क्या बताया था गुप्तचर, और मुख को क्या बताया है दूत, राजा का दूत मुख को बताया है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत में राजाओं को कुल कितनी प्राकृतिक संख्या मानी गई है, राजाओं की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी मानी गई है चाणक्य के मंडल सिद्धांत के अनुसार, तो 72 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 है, कौटिल्य के अनुसार गुप्तचर संस्थाओं के कितने मुख्य भेद हैं, कितने मुख्य भेद हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 41 है, कौटिल्य द्वारा उल्लेखित विवाहों की कुल संख्या कितनी है, कौटिल्य द्वारा कुल उल्लेखित विवाहों की कुल संख्या कितनी है, तो 8 है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 42 राज्य की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को कौटिल्य ने क्या कहा था, यानी किसी स्टेट का जब निर्माण किया जाता है तो उसके पहले की अवस्था को चाणक्य ने क्या कहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराजक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, 43 गुप्त काल में कन्योपायन नीति का क्या अर्थ है, तो कन्योपायन नीति का क्या अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 का सी ऑप्शन सी विदेशी कन्याओं से विवाह नीति। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल यानी 44 गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों का प्रधान क्या कहलाता था, गुप्त काल में राजमहल के रक्षकों को क्या कहा जाता था, तो महाप्रतिहार ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त काल प्रमुख प्रांत कौन से थे, गुप्तकालीन प्रमुख प्रांत यानी प्रमुख प्रोविंसेस कौन कौन से थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी मालवा, सौराष्ट्र और पुंडवर्धन ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये सभी थे। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो समुद्रगुप्त की मुख्य जानकारी का स्रोत क्या है, तो प्रयाग प्रशस्ति लेख ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है, गुप्त काल में नगर का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरपाल ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर देखिए 48, गुप्तकालीन शासक व्यवस्था में व्यवसायियों के प्रधान को क्या कहा जाता था, यानी व्यापारिक जो व्यवसाय का प्रधान था, प्रमुख था, उसको क्या कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्थवाह। प्रश्न नंबर 49 है, गुप्त काल में प्रांत के राज्यपाल को क्या कहा जाता था, तो उस राज्यपाल यानी प्रांत स्टेट के राज्यपाल को गुप्त काल के समय पर क्या कहा जाता है, तो वर्तमान में तो राज्यपाल कहा जाता है, लेकिन गुप्त काल में क्या कहा जाता था, तो उपरिक ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 50, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक सुवर्ण सिक्के की तौल कितनी होती थी, तो एक स्वर्ण सिक्के की तौल कितनी होती थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 80 रत्ती। अगला प्रश्न देखिए 51, गुप्त युग का लोकप्रिय खेल जिसमें स्त्री पुरुष मिलकर भाग लेते थे, तो वह कौन सा है, तो वह गायन और एवं नृत्य ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गायन यानी गीत और नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस खेल में भाग लेते थे। अगला प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त के अधीन कितने सामंत राज्य थे, समुद्रगुप्त के अधीन कितने सामंत राज्य थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 5 राज्य थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, चंद्रगुप्त द्वितीय किस वर्ष गद्दी पर आसीन हुआ था, तो किस वर्ष आसीन हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 375 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, ऐरण का विष्णु मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऐरण का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 55 है, 55 क्या है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, नचना कुठार
का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पन्ना जिले में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख सकते हो, भुमरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुमरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सतना में। अगला प्रश्न देखिए 57, भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? भीतर गांव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन बी 17 सर्ग हैं, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर खजुराहो में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 61, तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर किस राज्य में है? तो एमपी में है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम लक्षवी दोहित्र किसे कहा गया था? तो किसको कहा गया था? तो ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? तो रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, हरिशेन। अगला प्रश्न देखिए 64, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा कौन था? तो विष्णुगुप्त था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 66 है, गुप्त काल में स्त्रियों के शूद्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है 67, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत में सिंचाई कर यानी जो सिंचाई पर टैक्स लगाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो विदक भागम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 67, गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? गणित सार संग्रह के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है महावीराचार्य। अगला प्रश्न देखिए 69, कास्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 70, किस मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य प्रकट हुए? तो ऐसी कौन सी मूर्ति थी जिसमें रामायण के दृश्य यानी उनके चित्रों को प्रकट किया गया था? तो ऑप्शन सी, नचनाट कुठार में। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या है? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? यानी जो गुप्त काल में भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था उसकी दर यानी रेट कितने थे? तो इसका सही आंसर है उपज का 6ठा भाग। अगला प्रश्न देखिए 72, हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंडी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 73, हर्षवर्धन के समय भू राजस्व की दर यानी लैंड टैक्स की जो रेट थी, लैंड टैक्स रेट क्या थी? तो वह क्या थी? तो 1/6 भाग। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 74 है। 74 क्या है? हर्षकालीन शासन व्यवस्था में महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? हर्षवर्धन के जो शासन काल में व्यवस्था में जो महाप्रतिहार का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमहल की रक्षा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए मौसवरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इन शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए 76 क्या है? हर्षवर्धन के काल की सूचना किस पुस्तक में निहित है?
तो हर्षवर्धन के काल की सूचना किस पुस्तक में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्हड़ में। कल्हड़ पुस्तक में हर्षवर्धन के इस काल की जो सूचना है हमको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77 है, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो हर्षवर्धन के सिक्कों पर किसका अंकन है? तो शिव एवं पार्वती, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 78 है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है? जो हर्षचरित पुस्तक है बाणभट्ट जी की, और यह किस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन बी। और ये किसके दरबारी कवि हैं बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का मुख्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 80 है, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्ष ने युद्ध किया था, कहाँ का शासक था? जो शशांक कहाँ का शासक था? तो ऑप्शन बी गौड़ वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 81, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82 है, हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो शशांक ने, ऑप्शन सी। इसलिए शशांक से हर्षवर्धन ने बदला लेने का एक प्रण लिया, जब तक कि मैं शशांक वंश को अग्नि के हवाले न कर दूं तब तक मैं खाना पीना नहीं करूंगा। ऐसी करके कुछ इन्होंने एक प्रेरणा ली थी, यानी प्रण लिया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा था? ऑप्शन सी। जिसको पता हो करे वह अपने मन में पहले ही आंसर लगा दिया करो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 84 है, 84 का, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किसके उपलक्ष्य में की थी इसकी स्थापना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। प्रश्न नंबर 85 है, हर्षवर्धन के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो ऑप्शन बी मथुरा। अगला प्रश्न देखिए 86, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ग्रामों की आय दान में दी थी? ग्रामों की आय दान में दी थी, तो किसने दी थी? तो इसका सही आंसर है 100। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 87, नागभट्ट प्रथम के उपन्यास क्या थे? तो नागभट्ट प्रथम के उपन्यास ये सभी थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग राजधानी के किस स्थान पर आया था? राजस्थान के किस स्थान पर आया था हेनसांग? तो यह आया था भीनमाल में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 89, मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया? सबसे बड़ा शत्रु किसने बताया मिहिर भोज को? तो इन्हें सुलेमान ने बताया, ऑप्शन ए यह अरबी यात्री है। अगला प्रश्न देखिए, प्रभास व अधिवराह की उपाधियां किस प्रतिहार शासक ने धारण की थी? तो यह किसने धारण की थी? तो मिहिर भोज ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख सकते हो 91, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, तो यह परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किसने की है? तो यह नागभट्ट द्वितीय ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, ओशो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार राजा के काल में हुआ था? तो किस प्रतिहार राजा के काल में हुआ था? तो बतस राज के में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 93, किस प्रतिहार शासक के समय त्रिकोणात्मक संघर्ष समाप्त हुआ था? तो किसके समय समाप्त हुआ था? तो यह नागभट्ट प्रथम के। इसका 93
नागभट्ट द्वितीय के ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी, ऑप्शन चौथा गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 94, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी वातापी थी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए 95, क्या है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में, यानी गुरु के रूप में उन्हें प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न देखिए 96, कल्हड़ द्वारा रचित सुप्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो इसका राजतरंगिणी है, ऑप्शन डी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए, 100% चांस है इसके आने के, क्योंकि ये है एक ऐसी पुस्तक है जो हर परीक्षा के सेट में, यानी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर बार इसे पूछती है। अगला प्रश्न देखिए 97, पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जैनक हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 98, सप्तांग सिद्धांत मूलतः किससे संबंधित है? तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गाँव से यह किससे संबंधित? राज्य से, ऑप्शन ए। यह रिपीट हो गया है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ इसको। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर, मौर्य काल में सातवाहन किसे कहा जाता है? मौर्य काल में सातवाहन किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापारियों के प्रमुख को। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 100, गुप्त काल में उपज का छठा भाग किस रूप में लिया जाता था? दान के रूप में, भूमि राजस्व के रूप में, उपहार या जुर्माना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भूमि राजस्व, यानी लैंड टैक्स के रूप में गुप्त काल में उपज का छठा भाग लिया जाता था। तो आपके ये 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और जो 150 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें मैं अगली क्लास में सुबह डाल दूंगा। सुबह अगर मेरी क्लास से जुड़ना मत भूलना। ये क्वेश्चन जो चल रहे हैं, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, और आपने ये क्लास 2 बार देख ली, 2 क्लास हैं, दोनों को 2 बार देख लिया तो आपकी जो परीक्षा में जो मार्क्स में 4 चांद लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा से बाहर नहीं मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप परीक्षा में एक बार बैठ के देख लेना, और फिर वहाँ से आकर पेपर को मिला के देख लेना क्लास से। तो दोस्तों ये थे वो 200 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री के एग्ज़ाम में के लिए मतलब बहुत ही संजीवनी बूटी है, साबित हो सकती है। इन्हें एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको एक भी गलती ना कर पाएँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हाँ, आने वाली बाकी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कल की वीडियो में जुड़ना मत भूलना, क्योंकि और शाम को मैं लेकर आऊँगा एक महामैराथन, सगरे क्वेश्चनों को एक जगह मिलाकर लास्ट मिनट का रिवीजन रहेगा। उसी से आपकी पूरी परीक्षा का बहुत निचोड़, यानी पूरी आपके मॉडल पेपर का निचोड़ निकल जाएगा। फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।